चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम स्पेनिश सिविल वार के बारे में पढ़ेंगे। ये 1936 से लेकर 1939 तक हुआ था। इसका कुछ महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पहले इसकी जो शुरुआत हुई थी वो उसके कारण देख लेते हैं हम। इसकी शुरुआत स्पेन में मोनार्की सिस्टम था 1931 तक, लेकिन 1931 में मोनार्की को हटा के वहाँ डेमोक्रेसी लाई गई। लेकिन कुछ हमें पता है कि हर सोसाइटी में रिएक्शनरी एलिमेंट होते हैं जो बदलाव होता है उसको सहन नहीं कर पाते। तो स्पेन में भी ऐसी था। जब डेमोक्रेसी आ गई थी तो कुछ लोग ऐसे थे जो मोनार्की को सपोर्ट करते थे और देश में फिर से मोनार्की लाना चाहते थे। उन लोगों को हम यहाँ पर नेशनलिस्ट के रूप में जानेंगे आगे। और जो लोग डेमोक्रेसी के तहत जाना चाह रहे थे आगे, वो रिपब्लिकन कहलाए गए। तो 1931 से लेकर 1936 तक स्पेन में कई छोटे छोटे युद्ध होते रहे, जिसमें नेशनलिस्ट और रिपब्लिकन एक दूसरे से आपस में उनकी छोटी मोटी लड़ाई होती रही। लेकिन 1936 में जो स्पेन के जनरल है उनमें से एक है फ्रांसिस्को फ्रांको। इसने स्पेन की सरकार के खिलाफ विद्रोह घोषित कर दिया था, क्योंकि अब सेना का एक महत्वपूर्ण भाग जो विद्रोह में शामिल हो गया था। तो ये जो छोटी लड़ाई है वो बड़ी सिविल वार में तब्दील हो गई। और 1936 से इनमें विदेशी शक्तियाँ भी सिविल वार में शामिल हुई। जो रिपब्लिकन थे उनका समर्थन सोवियत यूनियन ने किया, जबकि जो फ्रैंको जो नेशनलिस्ट लीडर था उसका समर्थन जर्मनी और इटली ने किया था। ये दोनों फैसिस्ट देश थे और ये दोनों नेशनलिस्ट सरकार को चाह रहे थे कि वो भी स्पेन में आए और वो भी उनके कदम में फैसिस्ट अपनी सरकार बनाए। तो जो एक नेशनलिस्ट जो का एक मुद्दा ये था कि वो ये कहते थे कि जो क्रिश्चियन है उनको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है रिपब्लिकन में सरकार में। तो वो कह रहे थे कि क्योंकि चर्च को हमारा ये उसको प्रताड़ित किया जा रहा है चर्च के लोगों को, तो उन्होंने इस तरीके से क्रिश्चियन भावना के तहत भी रिपब्लिकन के ऊपर हमला किया और ये भी कहा कि रिपब्लिकन जो है कम्युनिस्ट सरकार है, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। वो एक लेफ़्ट लीनिंग सरकार थी, लेकिन पूरी तरीके से कम्युनिस्ट सरकार नहीं थी। अब इसके थोड़े चरण देख लेते कि हुए आगे क्या क्या हुए। 3 साल तक युद्ध चला है। इसमें लगभग स्पेन के 2 लाख लोग मारे गए। कई लोग स्पेन के जो रिपब्लिकन में शामिल थे वो जब उनको लग गया कि वो युद्ध में हारने वाले, तो फ्रांस में कई लोगों ने शरण ली। लगभग 5 लाख लोग फ्रांस में भी गए इस दौरान स्पेन से। इसके अलावा इसका महत्वपूर्ण ये भी योगदान है इस लड़ाई का कि जो यहाँ पर जर्मनी था उसने फ्रांको की हेल्प की। उसने हथियार भी दिए फ्रांको को। इसके अलावा उसने अपने एरोप्लेन से बम बरसाए स्पेन में। स्पेन में एक जगह मैरिसियो नाम से जगह हो, एक शहर है, वहाँ जर्मनी ने इतने ज़्यादा बम बरसाए कि वो पूरा शहर ही तबाह हो गया। ये पॉलिसी आगे जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो उस दौरान भी जर्मनी ने ये पॉलिसी अपनाई और जहाँ जहाँ उसने हमला किया वहाँ वहाँ उसने उन शहरों को धराशायी कर दिया अपने एयरफोर्स से। तो इस युद्ध को हम सिविल वार को सेकेंड वर्ल्ड वार का ड्रेस रिहर्सल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बड़ी तौर में विध्वंस हुआ। जर्मनी की जो एक टैक्टिक थी हमला करने की वो भी हमें इसमें पता लगी है। इसके अलावा जो फ्रांको थे ये इन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी और इटली की छुप के मदद की। इन्होंने ओपनली मदद नहीं की उनकी, बस उन्हें हथियार दिए। इसके अलावा कोई दूसरा इन्होंने कोई हेल्प नहीं की। इस वजह से इनका जो शासन तो बच गया। 1945 के बाद भी ये स्पेन के शासक बने रहे और 1975 में जब इनकी डेथ हुई उसी के बाद ही वहाँ डेमोक्रेसी आ पाई। तो वेस्टर्न यूरोप में एकलौते स्पेन ही था जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद भी जहाँ डिक्टेटर बचा रहा। तो ये हमारा स्पेनिश सिविल वार है। अब क्योंकि वीडियो अभी छोटा ही बनाए तो हम दूसरे युद्ध के बारे में पढ़ लेते हैं। सीनो जापानीज वार, ये 1937 से लेकर 1945 तक चला था। इसकी शुरुआत जो हुई 1931 में जापान ने चाइना में अटैक किया और वहाँ से मंचूरिया ले लिया था, जो नॉर्थ पार्ट होता है चाइना का। लेकिन मंचूरिया से उसने तब बड़ी मात्रा में वहाँ से कोयला होता है तो उस कोयले को इस्तेमाल किया जापान ने।
तो जापान की भूख जो है वो बढ़ने लग गई थी। उसे लगता था कि वो अब वो चाइना कमज़ोर है तो उससे और ज़्यादा हड़प ले ज़मीन। तो इसी के तहत 1937 में जापान ने चाइना के मार्को पोलो ब्रिज में हमला कर दिया। इसकी जो वजह बताई गई वो ये बताई गई क्योंकि जापान का जो सैनिक था वो कहीं खो गया था। तो जापान ने आरोप लगाया कि चाइना ने उसे अगवा कर लिया, इस वजह से उसने इस आधार में ये जंग छेड़ी। इसके तहत उसने बीजिंग में हमला किया और बीजिंग के हमले के बाद उसने चाइना के जो शहर है जिसमें से नानजिंग और ग्वांगजो, इनमें हमला करके इन्हें हथिया लिया। मतलब जो चाइना का पूरा कोस्ट लाइन है उसे पूरा जापान ने अपने हथिया लिया और मजबूरन चाइना को जो उनकी कैपिटल है उसे चेंज करना पड़ा, क्योंकि बीजिंग में भी हम जापान ने अटैक करके उसे अपने कब्जे में ले लिया था। तो चाइना अपनी कैपिटल चोंगक्विंग में ले गया। तो ये लड़ाई क्योंकि हमारे 1945 तक चली, यानी पूरे दूसरे विश्व युद्ध तक, जब जापान ने सरेंडर किया तब तक चली थी। तो इस दौरान जापान ने अमेरिका में हमला कर दिया था 1941 में उनके पियर हार्बर में। तो उससे अमेरिका जापान के खिलाफ हो गया और आधी सेना जापान को अपना चाइना से हटा के अमेरिका के साइड पैसिफिक में लगानी पड़ी। तो जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो लगभग 50% जापान की फ़ौज चाइना में रही और उसने चाइना में काफ़ी वहाँ बहुत ज़्यादा अत्याचार किया। चाइना में 2 करोड़ लोग इस युद्ध के दौरान मारे गए थे, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। अब क्योंकि यूएसए के शामिल होने के बाद यूएसए ने भारत से कई एयरलिफ्ट किए जिसके तहत उसने चाइना सरकार को मदद पहुंचाई जापान के खिलाफ लड़ने में। इसके अलावा वहाँ 2 मुख्य पॉलिटिकल पार्टी थी चाइना में। एक तो नेशनलिस्ट थी जो कि चाइकन शेक के नीचे थी, एक दूसरी वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी जो माओ जेडोंग के अंडर थी। तो जब तक ये युद्ध चलता रहा 1945 तक, तब तक तो ये एक दूसरे से के साथ ये कोऑर्डिनेट करते रहे। लेकिन जैसे जापान इस दूसरे विश्व युद्ध में हार गया तो अब चाइना में राज कौन करेगा। तो ये 2 आपस में सिविल वार में लग गए और आखिरकार कम्युनिस्ट पार्टी ये जीत गई। जो नेशनलिस्ट थे वो ताइवान में चले गए और वहाँ उन्होंने अपनी सरकार बनाई। जो आज तक ताइवान अलग बना हुआ है वो कम्युनिस्ट के अंडर नहीं आ पाया। तो ये 2 युद्ध जो ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं कह सकते, लेकिन इनकी अपनी अपनी एक महत्वपूर्णता है। अब अगले वीडियो में हम सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में पढ़ेंगे, इसकी शुरुआत के कारण क्या थे और इसके कुछ महत्वपूर्ण पहलू में भी देखेंगे। तो वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।